जो लेबर कोर्ट्स, बल्कि हर न्यायालय, हर जिले में लेबर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे इस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं। संभवतः यही एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि क्या मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, क्या होगा। पहली चीज, मुझे सुविधाएं जो हैं वो पूरी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, वो किस प्रकार से, कौन कौन सी चीजों से मैं वंचित रह रहा हूं। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और जो नॉर्मल लेबर है, उसमें जो असमानताएं हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से आज से 50 साल, पूरे 50 साल पहले आज से शुरू हुआ था ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बनाया गया था, जिसमें उद्देश्य उसके सिर्फ 2-3 थे। सबसे बड़ा, एक तो कोई जो दोनों के बीच में समानताएं ना, समानता रहे, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको भी गंभीरता से लिया जाए, उनको सुख सुविधाएं जो है वो दी जाएं, उन कई चीजों से जो वंचित रहते थे। देखिए, एक बहुत अच्छा बताया रामवीर जी ने बेस कि क्या बिजनेस में भी, बिजनेस वर्ल्ड में भी अनिश्चितताएं होती हैं। जी। तो वो रखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर रखेंगे तो उनको पीएफ, ईएसआईसी, ये वो तमाम चीजें, इतने बड़े 140 से ज्यादा एक्ट्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। हम एक वेलफेयर स्टेट है, हमें ये भूलना नहीं है। और ये वेलफेयर स्टेट में जो श्रमिक वर्ग है, संगठित और असंगठित, अगर हम दोनों मिला लें तो एक बहुत बड़ा वर्ग हो जाता है, लोग हैं जो इससे गवर्न होते हैं। तो उन एक्ट्स में जो असंगठित बेचारे आते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर, थोड़े दिन के लिए काम करवाए और चले गए, या तो एक तो ये कारण था। दूसरा, जो मैं ये बड़ी गंभीरता से और जिम्मेवारी से बता रहा हूं आपको, कि आप ये समझिए कि जो उद्योगपति होते थे वो भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में अपना कुछ दिन करवाया काम, या जैसे भी कुछ दिन नहीं भी 3-3 साल 4-4 साल भी काम उन्हीं लोगों से। अब देख लीजिए आप, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, हाउस कीपिंग का स्टाफ, आपके सिक्योरिटी का स्टाफ, तमाम जो स्टाफ्स हैं, इन तमाम लोग ये कॉन्ट्रैक्टर से ही लिए जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ये एक्ट बहुत बहुत अहम है, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से ही अगर 20 से ज्यादा इस तरह के एम्प्लॉइज एक संस्था रखती है, तो उसको एक लाइसेंस की आवश्यकता है। उस लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद उस संस्था को गंभीरता से तमाम चीजें, एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी इस संस्थान की। और जो व्यक्ति सप्लाई कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जिसे हम कहेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट की लेबर को दे रहा है, वो भी उसको भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है। वो भी बड़ी गंभीरता से उसको देखना है कि अगर महिला है, उनके बच्चे हैं, तो क्रच की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कई सारी चीजें हैं इसमें, कई व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि अगर 100 से ज्यादा इस तरह के एम्प्लॉई हैं तो कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, जैसे शौचालय, स्वच्छ शौचालय होने चाहिए। तो ये सब प्रोवाइड करना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक बार इस एक्ट के तहत, यानी कि 20 एम्प्लॉइज से ज्यादा अगर हैं इस एक्ट के तहत, एक बार ये प्रावधान किए गए। बहुत अच्छा बताया कि कानून में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है। वॉइड अब एनिशियो है, वो पहले दिन से ही गलत है। अगर आप कह दें कि मैं आपको, मतलब किसी भी व्यक्ति को 500 रुपए रोज पे रख रहा हूं, मिनिमम वेज अगर हमारे देश की, हमारे एक राज्य की जो है वो अगर 1,000 रुपए है, तो आप 500 में नहीं रख सकते, शिकायत के काबिल हो जाएगा। सिमिलरली वो कह दें कि हम किसी भी तरीके से ईएसआईसी, पीएफ इत्यादि को नहीं करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एंटर कर जाते हैं, तो वो खराब है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। तो ये बड़ा स्पष्ट है, ये हमारे श्रमिकों को समझना चाहिए, हमारे जितने भी लेबर जो काम कर रही है उनको ये जानकारी होनी चाहिए, और आपके माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई उनके अहित वाला कोई अगर संविदा होती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो संविदा निरस्त की जाती है अगर आप न्यायालय में जाएंगे। जी बिल्कुल। एक बहुत अहम बात इन एडिशन टू रामवीर जी के बताना चाहूंगा कि जब भी एक देखिए, कई रिटर्न्स फाइल करनी होती है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो लेबर सप्लाई कर रहा है, उसको एक फॉर्म जमा करना पड़ता है, फॉर्म ए है शायद वो, जिसमें कि जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है, प्रिंसिपल एम्प्लॉई है, उसके दस्तखत होते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने तमाम जो लॉज हैं, जो आधारभूत लॉ हैं, जैसे मैंने बताया कि 140 से ज्यादा लॉज हैं जो
तरह तरह से हमारे श्रमिकों को, हम वेलफेयर स्टेट है, मैं दोबारा कह रहा हूं इस बात पे, तो वो प्रोटेक्शन देते हैं। और अगर हर कानून में यह वर्णित है, ये बहुत अहम बात है, हर कानून में यह वर्णित है कि अगर कहीं पे वायलेशन है तो किसी भी तरीके से श्रमिक को कॉन्ट्रैक्टर के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉय, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉय को यह करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा कानून है। प्रिंसिपल एम्प्लॉय भाग नहीं सकता कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर रख लिया तो अब मेरी कोई जिम्मेवारी जानना पड़ेगा। कानून की व्यवस्था जो है, उसको जब कानून ये बना था कि नारी को जो अगर प्रसूति के समय मैटरनिटी के कितनी छुट्टी होनी चाहिए, इसके लिए कोई किसी एक साधारण व्यक्ति से नहीं पूछा गया था। मेडिकल बोर्ड ने बताया था कि एक नारी को जब एक बच्चा होता है उसके बाद कितना समय का उसको आराम करना चाहिए, बच्चे की देखरेख के लिए कितना समय होना चाहिए। और इसके अलावा हमें यहां पे ये भी नहीं भूलना है कि अब नए कानून के तहत अभी संशोधन हुआ, इवन पुरुष को भी जो पिता है उसको भी पैटर्निटी लीव दिया जाता है। और उस तो पिता का तो इनके हिसाब से अगर मैं चलूं तो पिता का तो कोई रोल ही नहीं है। दूसरी बात यह है, यहां पे जो इनका कहना है कि वो बाकी 250 बच्चों को छोड़ के वो अध्यापिका चली गई हैं। देखिए, वो 250 बच्चों की देखरेख के लिए दूसरी अध्यापिका को लाया जाएगा, ये मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेशन का दोष है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारा कानून, अगर आपको मैं विदेश का अनुभव दूं अपना, विदेशों में जो मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव है वो हमसे अभी भी ज्यादा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी परिपक्वता से 6 महीने का समय दिया गया है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी सोच है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है कि अगर एक एम्प्लॉय मिसिंग है तो उसकी जगह कौन सा एम्प्लॉय आएगा, जिससे उस एम्प्लॉय का, अगर मैं बीमार हूं और मैं नहीं आ सकता हूं तो मेरी जगह कोई और काम करेगा और काम को हल निकाला जाएगा। मेरा संजय जी बताएंगे। बिल्कुल। और बल्कि मैं तो जब आप ये सवाल आ रहा था मैं थोड़ा सा स्माइल कर रहा था। कारण उसका ये है कि इलीगल डिडक्शन होता क्या है, कौन कर सकता है। कानूनी तौर पे बहुत सख्त कानून है। अगर आप एम्प्लॉय के पैसे नहीं दे रहे हैं और कागजों में दिखा रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं तो उसमें उसको क्रिमिनल जो है लॉ से डील किया जाएगा। न केवल ये, अगर आप पीएफ, ईएसआईसी या किसी भी तरीके से टीडीएस काटते हैं और जमा नहीं करते हैं, ये सब के प्रति क्रिमिनल अपराध माना जाता है। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका, रामवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी कॉलर्स का शुक्रिया करते हुए फिलहाल आपका कानून में मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।